दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का 2016 का प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों किसी भी परीक्षा में पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको प्रश्नों का ट्रेंड पता चलता है कि प्रश्न किस प्रकार से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी दोहरा दिए जाते हैं, यानी हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का 2016 का प्रश्न पत्र। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि किसने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। ऑप्शन है आपके अतुल कोहली, गुरप्रीत महाजन, रजनी कोठारी या फिर जेम्स माइनर। तो सही उत्तर है अतुल कोहली। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अतुल कोहली ने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। और डेमोक्रेसी शब्द या जो लोकतंत्र शब्द है आप जानते हैं, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द डेमोस और क्रेसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कब भारत में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया था? तो सही उत्तर है 1996 में। दोस्तों पेशा का पूरा नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है और भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर ये बना हुआ था। दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 में संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित किया गया। तो संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज कानून 1996 में पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भारत में लोकायुक्त संस्था या लोकायुक्त कार्यालय को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों लोकपाल संस्था की सबसे पहले स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी। हालांकि उससे संबंधित विधेयक ओडिशा में 1970 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन ओडिशा में अधिनियम 1983 में लागू हो पाया था। तो सही उत्तर है भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन? तो सही उत्तर है के संथानम। दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष के संथानम थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1962 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं आपके कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की सुरक्षा समिति, कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति या कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया था? सही उत्तर है 1 अप्रैल 1988 को। दोस्तों 1 अप्रैल 1988 को जन शिकायत आयोग अस्तित्व में आया था और यहाँ पर जनता अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकती है। अगला प्रश्न है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है कि ये मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तब हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। तो सही उत्तर है सबसे पहले सिटीजन चार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में लागू हुआ था और ये नागरिक अधिकार पत्र जो है इसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के शासनकाल में हुई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था, इसका नाम बदलकर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, यहाँ पर 1991 में दोस्तों नई आर्थिक नीति हमारी लागू की गई थी, आर्थिक उदारीकरण की। 1978 की बात करें तो 1977 में अशोक मेहता समिति गठित हुई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी। 2009 दोस्तों शिक्षा के अधिकार कानून से संबंधित है और सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? धारा 42, धारा 164, धारा 38 या धारा 338? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्टिकल 38। दोस्तों, धारा या अनुच्छेद 38 कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का बात करता है, जिसमें राज्य नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, इसने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्तुत किए थे। दोस्तों, 31 अगस्त 2005 को सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली थे और इसने 15 रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा और यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए। और दोस्तों, उन सब में क्या हुआ कि नागरिक मुख्य केंद्र में आए और उसमें जो पुराने मिथ को उन्होंने साइलेंट मेजॉरिटी के आधार पर तोड़ दिया था। तो सही उत्तर है ये कथन विनोद राय का रहा। विनोद राय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और भारत के 11वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को यानी ऑडिट को अकाउंट से कब अलग किया गया? भारत सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय किया? तो ये वर्ष था 1976, जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों से संबंधित एक्ट भारतीय संसद द्वारा 1971 में पास किया गया और बाद में इसमें संशोधन करके 1976 में अंकेक्षण को यानी ऑडिट को अकाउंट से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में जो है परिभाषित किया है, विश्लेषित किया है? आपको बताना है। टेलर, मिलेट, एमपी फॉलेट या सीआई बर्नार्ड? तो सही उत्तर है एमपी फॉलेट ने। दोस्तों, मिस एमपी फॉलेट को संगठन के क्लासिकी उपागम और व्यवहारिक मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है और फॉलेट ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद यानी पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये विचारक हैं एंथोनी डी स्मिथ। दोस्तों, स्मिथ हैं A.D. स्मिथ, इन्होंने भारत को पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म के रूप में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन किस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब अपनाया गया था? तो सही उत्तर है कोरिया संकट के समय 1950 में महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? दोस्तों, ये है दक्षिण सूडान और ये संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, आसियान +3 क्या है? दोस्तों, आसियान +3 ये चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो है, देखिए, आसियान द्वारा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के सदस्य देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है ताकि अन्य राष्ट्रों को इससे संतुलित किया जा सके।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि भारत परंपरागत रूप से सीमा पार आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, चीन पाकिस्तान की नीतियों आदि के कारण सदैव सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, ड्रग ट्रैफिकिंग और समुद्री लूटपाट गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वान की मून जो हैं संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, ये किस देश के हैं? तो सही उत्तर है वान की मून दक्षिण कोरिया के हैं और महासचिव बनने से पहले वे दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों के मंत्रालय में एक कैरियर राजनयिक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, भारत, पाकिस्तान, ईरान और इजराइल। तो इसमें ईरान ने दोस्तों NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड यानी अफ्रीका कोष की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अफ्रीका कोष की स्थापना की थी और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के दौरान 1986 में इस कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके देखिए अल्फ्रेड जिमर्न, केनेथ वाल्ट्ज, हेनरी किसिंजर और हैंस जी मार्गेनथाउ। तो सही उत्तर है अल्फ्रेड जिमर्न। दोस्तों, अल्फ्रेड जिमर्न जो हैं ये आदर्शवादी विचारक हैं, जबकि थ्यूसिडियस, मैकियावेली, हाब्स, मार्गेनथाउ, किसिंजर और केनेथ वाल्ट्ज ये सब दोस्तों राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बुक का नाम है और लेखक के नाम है। देखिए, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपका सही सुमेलित है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रीडिंग विमल प्रसाद, ये सही सुमेलित नहीं है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस अर्जुन अप्पादुराई सही सुमेलित है। और द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जे बंदोपाध्याय, ये भी आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया दोस्तों ये विश्व स्थिरता के लिए कथित खतरा माने जाने लगे थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के द्वारा 29 जनवरी 2002 को बुराई की धुरी यानी एक्सिस ऑफ एविल के रूप में ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को इसमें शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव राजनीति या बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हैं दोस्तों मिशेल फूको। जैव राजनीति की अवधारणा को मिशेल फूको के द्वारा जो है प्रतिपादित या प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न आसान सा है, सभ्यताओं का टकराव यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो सही उत्तर है सैमुअल पी हंटिंगटन। दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन ने सभ्यताओं का टकराव इस तरह का विचार 1996 में दिया था, जिसका मूल भाव या थीम ये है कि शीत युद्ध के बाद के संसार में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्षों का मुख्य कारण होगी। अगला प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सही उत्तर है ग्रामसी। दोस्तों, ग्रामसी जो हैं राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार राज्य नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के माध्यम से क्या करेगा? ये आर्थिक प्रणाली यानी आधार को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ग्रामसी के अलावा लुई अल्थुजर और निकोलस पेलोजा ने भी राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता को समर्थन दिया है। अगला प्रश्न है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेद किसने किया यानी अंतर? तो ये हैं A.V. डायसी। दोस्तों, A.V. डायसी ने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन A.V. डायसी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषम सम्मिलन है?
अंक गणित, बीज गणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र? तो सही उत्तर है अलजेब्रा। दोस्तों, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में अलजेब्रा जो है ये विषम सम्मिलन यानी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना में या न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा और साम्यवाद को साधन बताया है, और अपनी दार्शनिक शिक्षा में वो अंक गणित, रेखा गणित, खगोल विद्या और संवाद शास्त्र को शामिल करता है, बीज गणित को नहीं। तो ऑप्शन बी आपका ये हो जाएगा कि जो कि सही सुमेलित नहीं है या मैच नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार और आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? तो सही उत्तर है ये वक्तव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दिया था, और ये तिथि आप देख लीजिए, ये तिथि 19 जनवरी 1931 की है, जब गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार के आकार और एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा नहीं लिखी गई है? पुस्तकों के नाम हैं इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया टुडे, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशंस, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो दोस्तों, इंडिया टुडे ये रजनी पामदत्त की पुस्तक है, रजनी पामदत्त की, और ये दोस्तों एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई है। शेष पुस्तकें एम.एन. राय के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के हिंद स्वराज में कुल कितने अध्याय हैं? तो सही उत्तर है 20 अध्याय हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, और इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना की है। अगला प्रश्न है, जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है, ये कथन किसका है? तो अरस्तु, मैकियावेली, हीगल और कौटिल्य। तो सही उत्तर ये कथन कौटिल्य का है। कौटिल्य का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई है, और राज्य जो है समझौते का परिणाम है। कौटिल्य का मानना है कि जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, बुक का नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। देखिए, ये पुस्तक माइकल सैंडल की है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस ये माइकल सैंडल की रचना है। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ ये चार्ल्स टेलर की बुक है। इसके अलावा स्फीयर्स ऑफ जस्टिस दोस्तों ये माइकल वाल्जर की कृति है, और आफ्टर वर्चू ये मैकिंटायर की कृति है। आफ्टर वर्चू मैकिंटायर की कृति है। तो इस आधार पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र और राजतंत्र। तो सही उत्तर है धनिक तंत्र जो है ये रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं, और इन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र का खंडन किया था। रूसो ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी क्षमताओं के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, ये कथन कार्ल मार्क्स के किस पुस्तक में आया है? तो सही उत्तर है ये पुस्तक है दोस्तों ये क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति की उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए, ये मार्क्स की पुस्तक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम का कथन है। अगला प्रश्न है, अपने किस पुस्तक में हीगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? तो सही उत्तर है फिलॉसफी ऑफ राइट। दोस्तों, अधिकार का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ राइट जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की पुस्तक है, और इसमें वो कहता है कि रेशनल इज़ द रियल एंड द रियल इज़ रेशनल। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, ये कथन किसका है? तो ये कथन कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी की अवहेलना की, ये J.S. मिल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है ये कथन बेंथम यानी जेरमी बेंथम का है, जो कहता है कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए ही बेहतर होते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यानी स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये कथन हीगल का है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वो राज्य को आंगिक मानता है और वो कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो हम पुस्तकों के नाम मिला देते हैं। द होमिने हाब्स की रचना है। इमाइल आप जानते हैं रूसो की रचना है। द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की कृति है। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन ये लाक की पुस्तक है। तो सही उत्तर इस आधार पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म की आधारशिला रखी गई? तो ये था शिकागो स्कूल। दोस्तों व्यवहारवादी आंदोलन की आधारशिला शिकागो स्कूल द्वारा रखी गई और व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? आदिम मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल या प्रतिरूप मॉडल? तो सही उत्तर है प्रिमिटिव मॉडल। दोस्तों आदिम मॉडल प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है, जबकि ट्रस्टीशिप मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल और प्रतिरूप मॉडल ये जो हैं मताधिकार या प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया है? देखिए अनुकूलन, लोचशीलता, स्वायत्तता और सशक्तता। तो सही उत्तर है लोचशीलता। दोस्तों सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संगठन और क्रियाविधियों का संस्थाकरण माना है। इसके अनुसार हंटिंगटन ने अनुकूलन, जटिलता, स्वायत्तता और सशक्तता को इसमें शामिल किया है, लोचशीलता को नहीं। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? समानता, क्षमता, न्याय और विभेदीकरण। तो सही उत्तर है जो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता न्याय नहीं है, जबकि समानता, क्षमता और विभेदीकरण राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? विधि का शासन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन और प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो सही उत्तर है दोस्तों कमिटेड ब्यूरोक्रेसी या प्रतिबद्ध नौकरशाही ये उदार लोकतंत्र के लक्षण में शामिल नहीं है। शेष जो हैं ये उदार लोकतंत्र के लक्षणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि और राजनीतिक संचार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट प्रमोशन या हित वृद्धि ये राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की संकल्पना किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर है सैमुअल पी हंटिंगटन। दोस्तों सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षरण या ह्रास की संकल्पना प्रस्तुत किया। वो कहता है कि राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी बाधा है? स्वतंत्र मीडिया, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिक उदासीनता और राजनीतिक दल। तो सही उत्तर है नागरिक उदासीनता। दोस्तों ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया, लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक दल ये लोकमत के निर्माण के साधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूहों का कार्य नहीं है? तो दोस्तों दबाव समूह क्या होते हैं? आप जानते हैं कि दबाव समूह ऐसे एक अपने वर्ग के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और उनका कार्य क्या नहीं है कि अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। तो दोस्तों दबाव समूह और राजनीतिक दल में इसी आधार पर अंतर किया जाता है कि दबाव समूह अपने हितों के लिए, अपने समूह के हितों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और वो सरकार पर और राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों को कौन अज्ञात साम्राज्य या एनोनिमस एम्पायर की संज्ञा देता है? तो ये विचारक हैं S.E. फाइनर। दोस्तों S.E. फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है?
गुट बैठक, कोशिका दल, नागरिक सेना और कुलीन तंत्र। तो सही उत्तर है कुलीन तंत्र जो है ये डुअर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता में शामिल नहीं है, जबकि काकस, सेल पार्टी और मिलिशिया ये डुअर्जर द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक दलों के संगठनात्मक संरचना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। द पार्टीज आर बेट्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इन द कंट्री। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, जो कहते हैं कि राजनीतिक दल देश में अधिनायक तंत्र से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कार्ल ड्यूस संबंधित हैं, जीन ब्लांडेल संबंधित हैं, रिचर्ड स्नाइडर। दोस्तों रिचर्ड स्नाइडर का संबंध जो है ये किससे है? तो रिचर्ड स्नाइडर जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण संबंध से संबंधित हैं, ये संचार सिद्धांत से नहीं। बेंजामिन स्वार्ट्ज ये संचार सिद्धांत से संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, रिचर्ड स्नाइडर राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यानी पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो सही उत्तर है ये कथन डेविड ईस्टन का है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अगला प्रश्न दोस्तों पुस्तकों से है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मोस्का द रूलिंग क्लास, ये सही सुमेलित है, मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। सी राइट मिल्स की पुस्तक है द पावर एलीट, सही सुमेलित है। बोटोमेर की पुस्तक है एलीट एंड सोसाइटी, और सुम्पीटर द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो ये जो ऑप्शन डी है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के लेखक रॉबर्ट मिचेल्स या रॉबर्ट मिशेल्स हैं, सुम्पीटर नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है? राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम, पुंछी आयोग या और तारकुंडे समिति। तो दोस्तों तारकुंडे समिति जो है ये जयप्रकाश नारायण ने चुनावी सुधार के लिए इसका गठन किया था। तो तारकुंडे समिति का संबंध चुनावी सुधार से है, शेष अन्य भारत में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थानीय सरकार के लिए ऑम्बुड्समैन है, आपको बताना है। तो ये राज्य हमारा केरल है। केरल में स्थानीय शासन के लिए भी ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा? स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर जॉन साइमन। तो सही उत्तर है जॉन साइमन। दोस्तों जॉन साइमन जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जबकि स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सर अली इमाम। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा हुआ था? इराक, मिस्र, तुर्की या ईरान। तो सही उत्तर है तुर्की से। दोस्तों देखिए खिलाफत आंदोलन जो मार्च 1919 से जनवरी 1921 में चला, ये मोहम्मद अली और शौकत अली और महात्मा गांधी तथा अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में किया गया, और ये ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो सही उत्तर है दोस्तों हंटर कमेटी रिपोर्ट जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी, और जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुए थे उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पॉल आर ब्रास की पुस्तक है फंक्शनल पॉलिटिक्स इन एंड इंडियन स्टेट, सही है। सेलिंग हैरिसन की है इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स, ये सही है, बी भी। अतुल कोहली की बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये सुनील खिलनानी की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी।
तो ये पुस्तक अतुल कोहली की नहीं, सुनील खिलनानी द्वारा लिखित है, इसलिए ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और रोनाल्ड ड्वार्किन की पुस्तक है टेकिंग राइट सीरियसली, ये भी सही है। तो सही उत्तर है, जो सही सुमेलित नहीं है वो है द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी की पुस्तक है, अतुल कोहली द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के द्वारा। तो सही उत्तर है, भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होता है इसका निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली किससे जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है जुडिशियरी से। दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर हुई, जिसे 3 जजेस केस कहा जाता है। और 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय के 9 जजों की एक खंडपीठ ने एक निर्णय दिया जिसे कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी द्वारा की गई थी कि जो 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 क में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? तो सही उत्तर है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसके वर्णन में ये कहा गया है कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? तो सही उत्तर है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान और संविधान सभा के बारे में काफ़ी लिखा है। उनका मत है कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का 2016 का साल्व यानी हल प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर जो इस प्रश्न पत्र की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये प्रश्न पत्र सामान्य से थोड़ा ऊपर था इसका लेवल, यानी ये कठिन प्रश्न पत्र की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। तो आपको सलाह है या आपके लिए सजेशन है कि आप इस आधार पे प्रश्नों को तैयार करिए कि जो परंपरागत प्रश्न हैं वो आपके तैयार होने चाहिए, लेकिन कुछ नए प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाएंगे या इसमें आप सफल हो सकेंगे। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका अनुराग चौधरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।